dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसके वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ज़रूरत है। इसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे मैटर किसे कहते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और मैटर में और एलिमेंट में क्या फ़र्क है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वीडियोस लेक्चर में कवर किए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है नर्सिंग की। तो नर्सिंग की डिफिनीशन तो हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को आनी चाहिए कि नर्सिंग क्या है या नर्स का क्या काम होता है। तो नर्सिंग की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं कि नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस्ड ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। तो नर्सिंग हमारे पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर होते हैं, जिस तरह हमारे पास एलाइड हेल्थ साइंस होते हैं, इस तरह नर्सिंग भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। और उसका फोकस क्या होता है? उसका फोकस होता है किसी इंडिविजुअल, अकेले पेशेंट की, उसकी फैमिली और कम्युनिटी के केयर पे। और इस केयर में हम क्या करते हैं? इस केयर में हम कहते हैं कि दे मे अटेन, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो पैदाइश से लेके मरने तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट हैं या बूढ़े हैं, नर्स का काम क्या होता है कि वो लोग एक तो ऑप्टिमल हेल्थ उनको मिले। ऑप्टिमल कहते हैं परफेक्ट हेल्थ, तो वो परफेक्ट नॉर्मल हेल्थ तक जाए। पहली बात, अगर एक पर्सन हेल्थी है तो वो हेल्थ उसकी मेंटेन रहे, सेहतमंद रहे। अगर उसमें कोई बीमारी आ गई है तो उसकी रिकवरी हो। और कंसेप्शन से लेके डेथ का क्या मतलब है? देखो, नर्स जो होता है ना, वो छोटे बच्चों की भी केयर करता है, जिस तरह हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड में जो नर्स काम करते हैं, एडल्ट वार्ड में जो नर्स काम करते हैं तो एडल्ट लोगों का ख्याल रखते हैं, जेरियाट्रिक ओल्ड एज के वार्ड में जो नर्स काम करते हैं तो वो ओल्ड एज का ख्याल रखते हैं। तो इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि नर्स का काम क्या है कि जितनी भी एज के लोग हैं, कंसेप्शन कहते हैं बच्चे के बनने से, तो बच्चे के बनने से लेके डेथ तक जितनी भी एज के लोग हैं उनके हेल्थ, उनके सेहत का ख्याल रखा जाए। और ख्याल कैसे रखा जाए कि सबसे पहले वो ऑप्टिमल हेल्थ तक पहुंचे, फिर अगर वो सेहतमंद हैं तो वो अपने इस सेहत को बरकरार रखे। अगर उनमें कोई डिजीज़ आई है तो वो जल्द अज जल्द रिकवर हो। और नर्स का फोकस इंडिविजुअल होगा, फैमिली होगी, पूरी कम्युनिटी होगी। तो ये नर्स की डिफिनीशन है। तो हमने पेशेंट के हर एस्पेक्ट से ख्याल रखना है, उसके फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो ये इस नर्सिंग डिफिनीशन की एक्सप्लेनेशन है। अब हमारे पास है कि व्हाई इज केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू नर्सिंग। अब आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये आता है जब आप बायोकेमिस्ट्री का नाम सुनते हो कि अगर मैं नर्सिंग कर रहा हूं तो मैं बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो 4 स्लाइड्स अब हम पढ़ेंगे, आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री का नर्सिंग में क्या रोल है या मैं बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा मेन मकसद क्या करना है, केयर देना है। तो अगर मैं कहता हूं
कि मैं अच्छे तरीके से किसी पेशेंट को, इन फैमिली या कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड कर सकता हूं, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मेरे पास बेसिक नॉलेज हो उन तमाम प्रोसेस के बारे में जो सेलुलर लेवल पे होते हैं, जो इंसान के हर सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन होते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, उन सब का एक नर्स को पता होना चाहिए। जिस तरह एक्शन ऑफ इंजाइम्स, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट इंजाइम्स काम करते हैं। जिस तरह हमने मैट्रिक और एफईसी में पढ़ा है, पेप्सिन काम करता है, ट्रिप्सिन काम करता है, लाइपेज काम करता है। तो ये सारे इंजाइम आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। डिफ्यूजन होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के जरिए, जिसके जरिए हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह क्या होते हैं, उनकी एक्सचेंज होती है। तो ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स और एल्वियोलाई में, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हाउ पीएच ऑफ ब्लड इज बैलेंस, देखो हमारे ब्लड का अपना एक पीएच है। अगर वो पीएच कम हो जाए तो एसिडिटी बढ़ जाती है ब्लड की, वो पीएच ज़्यादा हो जाए तो बेसिसिटी या अल्कलिनिटी आ जाती है आपके ब्लड में। अब अगर आपके ब्लड का पीएच कम ज़्यादा है तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो पीएच के बारे में जानना, उसको समझना, वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, देखो ये तो हमने मैट्रिक और एफईसी में पढ़ा है कि एक ग्लूकोज से जो एटीपीज हमें मिलती है उससे हमारी बॉडी फंक्शन करता है। अब एटीपी क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री ही में पढ़ते हैं। What goes wrong in patient with diabetes, अगर हम कहते हैं कि एक मरीज को शुगर है, तो शुगर का क्या मतलब है, उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लूकोज क्यों ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है, तो ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। Your patient might have acidosis or alkalosis which may be metabolic or respiratory in nature, देखो अगर हम ब्लड पीएच की बात करें तो उसमें अगर मैंने बता दिया पीएच कम होगा, एसिडिटी होगी, पीएच ज़्यादा होगा, अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी। अगर एसिडिटी है या अल्कलिनिटी है, आप एसिडोसिस में हो या अल्कलोसिस में हो, तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकता है, ये रिस्पायरेटरी की वजह से भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और ये आप लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे ईबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गेसेस, उसमें ये चीज़ हम पढ़ते हैं। अगर आपके पास पेशेंट एसिडोसिस में है तो ये उसके लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह है या नहीं है ये तो बात की बातें हैं, पहले आप इसको तो जानो कि एसिडोसिस किसे कहते हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस किसे कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री आपको सिखाता है। यू ऑल्सो नीड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। अब सोडियम क्या है, सोडियम हमारे बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है, पोटाशियम कैसे मेंटेन रहता है, कैल्शियम कैसे मेंटेन रहता है, ये आयंस क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये हमें बायोकेमिस्ट्री बताता है। The nurse will be handling so many different fluids, and if he or she does not know what it is for and how it will affect the patient life will be danger। क्या है कि देखो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा नॉर्मल सेलाइन, फिर सुना होगा डेक्स्ट्रोज सेलाइन या रिंगर लैक्टेट। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने, लेकिन ये दो तो सुने होंगे ना, नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट। तो ये फ्लूइड की काफ़ी ज़्यादा अकसाम है। अब अगर एक शुगर का मरीज़ है उसको आप डेक्स्ट्रोज सेलाइन नहीं दोगे, नॉर्मल सेलाइन दोगे। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसका सोडियम लेवल अगर ज़्यादा है, उसको नॉर्मल सेलाइन नहीं दोगे। तो ये जो नॉर्मल सेलाइन है, सोडियम जिसमें कितना ज़्यादा है किसमें कम है, तो ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है बायोकेमिस्ट्री से। अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती, एक नर्स को इन चीज़ों का पता ना चलता। जब इन चीज़ों का पता ना चलता तो हमारे मरीज़ ख़तरे में होते। तो इन चीज़ों को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी है। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे सिनेरियो बेस इस बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यू नीड to know the language of chemistry. If someone says that substance X is millimole, you must know what it means. You must know how to prepare 5% solution of a medicine etc. देखो
अगर आप बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल आपके नर्सिंग में है तो आपको बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अगर कहे कि फला मेडिसिन आप मिलीमोल दो, फला मेडिसिन आप मोल दो, फला मेडिसिन आपके पास लीटर डिसीलीटर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि 5% सोल्यूशन बना दो या 10% बना दो, तो दोनों के कंसंट्रेशन में फ़र्क है, दोनों में मेडिसिन की मिकदार में फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ाएगी, इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री को नर्सिंग में पढ़ते हैं। ऑल्सो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एसिड। मैंने बता दिया कि एसिड और बेस में क्या फ़र्क है। It will also help you understand how it is that some medicine are more readily absorbed than other in the body. देखो, कुछ मेडिसिन होते हैं वो हम टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं वो हम इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं। कुछ मेडिसिन अगर आप टेबलेट के फॉर्म में लोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी। कुछ मेडिसिन टेबलेट के फॉर्म में नहीं आती क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वो आप इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हो, तो ये एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है कि ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हर मेडिसिन का अपना नेचर होता है। pH is the concept that comes up in urine analysis, blood work and blood gases। देखो, जब हम यूरिन की एनालिसिस करते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड गैसेस देखते हैं, तो उसमें ब्लड का pH ज़रूरी है, और ये ब्लड का pH एसिडिक है या अल्कलोटिक है, ये आपको बताता है बायोकेमिस्ट्री। और ये लास्ट स्लाइड है बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और उसकी एक्सप्लेनेशन नर्सिंग में, कि नर्सिस मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकुलरली मेडिसिन विल रिएक्ट इन डिफरेंट पेशेंट। दिस हेल्प टू अवॉइड रॉन्ग कम्बिनेशन ऑफ ड्रग दैट कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। देखो, कभी कभार हम दो दवाइयाँ मिला लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करके लगाते हैं मरीज को। तो ये अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है और मुझे पता है कि ये मेडिसिन आपस में रिएक्शन करती हैं, तो मैं एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करूँगा। कभी कभार मेडिसिन ऐसी होती है कि वो आपने ऐसे मदर को नहीं देनी होगी जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपने प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देनी। ऐसे मेडिसिन होते हैं जो आपने डायबिटिक पेशेंट को नहीं देनी। तो ये क्या है कि ये इन मेडिसिन के एडवर्स और साइड इफ़ेक्ट्स, और ये क्यों करते हैं, किस तरह रिएक्शन करते हैं, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इसका नर्स को इल्म होना चाहिए। योर पेशेंट इज फीलिंग जिडी और गिडी, इफ यू डोंट नो केमिस्ट्री यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट दैट। अगर आपके पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ मेडिसिन का, अब आपको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन में कौन से केमिकल्स हैं और किस तरह रिएक्शन करता है, तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। योर पेशेंट इज वोमिटिंग एंड यू डोंट नो केमिस्ट्री, देन यू कैन नॉट ट्रीट हिम। पेशेंट को रिएक्शन हुआ किसी मेडिसिन से, उसने वोमिटिंग स्टार्ट की, अब आपको पता ही नहीं है कि ये रिएक्शन किससे हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो क्या आप उसकी वो वोमिटिंग या रिएक्शन को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। Your patient have ingested a toxic chemical. If you don't know the formula of that chemical and its antitoxin, then you are not able to treat him. अक्सर हमारे पास केस आते हैं ना, कहते हैं कि इसने जहर खाया, तो जहर में डिफरेंट तरीकों के मेडिसिन खाते हैं लोग, सही है। कोई जो है ना चूहा मार दवाई वगैरह, या कोई एनिमल्स वगैरह के लिए हम जो दवाई यूज़ या टॉक्सिन या कोई पॉइजन वगैरह यूज़ करते हैं, अगर कोई वो चीज़ इमरजेंसी या बाई डिफ़ॉल्ट या बाई मिस्टेक खा लेता है या विलिंगली, तो वो हमारे पास आता है। अब अगर हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम उससे पूछेंगे कि इसने कौन से केमिकल का है, तो उस केमिकल का एंटी केमिकल या उस टॉक्सिन का एंटी टॉक्सिन, उस जहर का तोड़ में जो दवाई है, वो हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उसने कौन से पॉइजन खाए हैं। तो ये पॉइजन, उसका रिएक्शन, उसका एडवर्स रिएक्शन, योर टॉक्सिन, उसका एंटी टॉक्सिन, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं केमिस्ट्री से, उसके केमिकल मेकअप से।
तो अगर आपको टॉक्सिन का पता चला कि वो केमिकल मेकअप क्या है, तो उसका एंटीडॉट या एंटीटॉक्सिन आप उस पेशेंट को दोगे, वो ठीक हो जाएगा। तो ये जितनी भी हमने ये तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हमने बात की, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे बात की कि बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस नर्सिंग में क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो अभी हम चलते हैं मैटर की तरफ, जो कि बेसिक्स हैं, और आप इसको समझिए क्योंकि ये बेस बनाएगा और इसी के बेस पे आगे यूनिट्स हमारे आएंगे, तो तब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी हमारे पास है मैटर। तो मैटर का आपने सुना होगा कि कोई ऐसी चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज जितनी भी चीजें हैं ये सारे मैटर हैं। आपके हाथ में मोबाइल मैटर, आपके हाथ में पेन मैटर, आपके हाथ में पेज मैटर, ये सारी चीजें मैटर हैं क्योंकि इसकी अपनी एक वजन है, चाहे माइक्रोग्राम में क्यों ना हो, नैनोग्राम में क्यों ना हो, अपना वजन होगा और वो एक स्पेस घेरेगा। एटम एंड मॉलिक्यूल आर ऑल कंपोज्ड ऑफ मैटर। जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल, सारे के सारे मैटर होते हैं। और मैटर जरूरी नहीं है कि मैटर आपको नजर आएगा, ऐसा मैटर जो आपको नजर ही नहीं आता, लेकिन उसकी अपनी एक जिसामत तो है, अपना वो स्पेस में जगह तो गिरते हैं, क्योंकि जब ज्यादा मैटर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो मैटर की डिफिनीशन है कि कोई भी चीज जिसका मास हो और वो स्पेस को कवर करे तो वो मैटर कहलाता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये हम मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स से पहले भी हमने पढ़ा है कि मैटर मेनली 3 शेप का हो सकता है फिजिकल तरीके से। अगर वो सख्त हैं तो उसको हम सॉलिड कहेंगे, जिसमें एटम्स एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर वो आपके पास फ्लूइड के फॉर्म में है, नरम है, सॉफ्ट है, और वो कह सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है और उसकी शेप चेंज हो सकती है, तो वो लिक्विड है। अगर एक मैटर आपके फॉर्म सामने गैसियस के शक्ल में, गैसियस क्या कि वो एटम्स एक दूसरे के दूर हैं, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, वो फ्लो कर सकता है, तो उसको हम गैसेस कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 टाइप्स के मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेनेशन आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो एक एमसीक्यूज आप लोग याद रख लें कि केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया है एलिमेंट्स में, मिक्सचर में और कंपाउंड में, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ये डिवाइड है सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। ये आप एमसीक्यूज याद रख ले, सिंपल सा। वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो अभी हम ये पढ़ते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बिहाफ पे हैं, तो ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं मैट्रिक और एफईसी में, इसलिए इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या, उसमें एटम रेगुलर अरेंज होते हैं, रिपीटिंग पैटर्न होती हैं। देखो ये एक लाइन में है, ये दूसरे लाइन में है, ये रिपीटिंग पैटर्न है। दे आर हेल्ड firmly in place but can vibrate within a limited area। देखो ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, सिर्फ इनकी वाइब्रेशन मोमेंट होती है, सिंपल इसकी वाइब्रेशन मोमेंट होती है। बाकी सॉलिड के एटम्स में क्या होता है, उस मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड के एटम और मॉलिक्यूल्स में मोमेंट नहीं होती, अपनी जगह पे वाइब्रेशन होती है लेकिन उसको हम फील नहीं करते। जब लिक्विड की बात आ जाती है तो लिक्विड में क्या है कि उसमें ये जो देखो एटम जो है ना वो इर्रेगुलर पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच है लेकिन इर्रेगुलर हैं। देखो ये रेगुलर थे और ये इर्रेगुलर हैं। The molecule that make up liquid flow easily around one another। एक तो इसमें फ्लूइडिटी होती है, ये फ्लो करते हैं। MCQs एक ये याद रख लें। They are kept from flying apart by attractive force between them। उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक दूसरे के
साथ अटैच होते हैं, लेकिन आपस में मॉलिक्यूल में इतनी अट्रैक्शन नहीं होती कि उसको फिक्स रखे। लिक्विड्स एज्यूम द शेप ऑफ देयर कंटेनर, और लिक्विड को अगर आप गिलास में डालो, गिलास का शक्ल इख्तियार करेंगे, आप उसको कप में डालो, कप का शक्ल इख्तियार करेंगे, जबकि सॉलिड में ये चीज़ नहीं होती। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड में एटम फिक्स नहीं होते, एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन शक्ल उनकी चेंज हो सकती है। अब गैस की बात आ जाए तो देखो ये एटम एक दूसरे से दूर हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट, इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन एट ग्रेटर स्पीड्स, दे आर सो फार अपार्ट दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर इनसिग्निफिकेंट। गैस में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, वो इतना दूर होते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको अनकवर करो तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्टिव फोर्स काफी ज्यादा कम होता है, इतना कम होता है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रह सकते। ये गैसेस में होता है। तो इनमें जो हम मॉलिक्यूल कहते हैं ना, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, असल में 2 या 3 एटम जब कंबाइन होके क्या करते बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल अगर एटम दोनों सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल में एटम की तादाद एक से ज्यादा होती है। सही है, क्योंकि मोस्टली एटम हमारे पास एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकते, वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद प्लाज्मा की बात आ जाती है। तो प्लाज्मा उस मैटर को कहते हैं जो आयनाइज फॉर्म में हो, ऐसे मिक्सचर जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूक्लियाई एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये मिक्सचर के 4 स्टेज होते हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। मेनली तो ये 3 हैं, लेकिन ये 4 अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो कुछ इसमें हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर्स के जो पार्टिकल होते हैं उनमें स्पेस भी होता है और वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। अब सॉलिड में अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते हैं, फ्लूइड और गैस में उनकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। और पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी यही अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होती है बनिस्बत लिक्विड के, लिक्विड में ज्यादा होती है बनिस्बत गैस के, और गैस में सबसे कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी। फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे अगर हम कह दें तो ऑल मैटर को हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। मोस्टली ये 3 हमारे पास है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिस तरह शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक्स इट्सेट्रा, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सॉलिड। लिक्विड की बात की जाए तो वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, और भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, फ्लूइड, लिक्विड। अगर गैस की बात की जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो एयर। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी है, तो ये गैसेस का मिक्सचर है। तो ये क्या है, ये हमारे पास गैस फॉर्म ऑफ मैटर है। ऑक्सीजन गैस हो गया, स्टीम वगैरह हो गए, भाप वगैरह, ये सारे क्या हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इन मैटर्स की, और ये चूंकि सिंपल है लिहाजा इसको हम थोड़ा तेज समराइज करके पढ़ेंगे। सॉलिड जो होते हैं उसका तो फिक्स शेप होता है, वो हमें पता है। लकड़ी की जिस तरह कुर्सी बना लेते हो तो सारी जिंदगी यही कुर्सी ही रहती है, टूट जाती है लेकिन पिघलती नहीं है। सही है, फिक्स्ड, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, खराब होगी शेप, तो आप इसको फिर कंप्रेस नहीं कह सकते। जितनी उसकी से शेप होती है उतनी जितनी ही रहती है। सही है। अब अगर बात ऐसी है कि एक शेप ऐसा है कि अंदर से वो वैक्यूम है, उसको कंप्रेस करोगे तो शेप तो चेंज होगी, लेकिन अगर पेवर सॉलिड है तो उसकी शेप को आप चेंज करोगे कंप्रेस करके, तो कंप्रेशन उस पे नहीं हो सकती। अगर कंप्रेस करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, वो वही शेप या सॉलिड नहीं रहेगा। सही है। हालांकि गैस को हम कंप्रेस करते थे, वो कंप्रेस हो जाती थी, सॉलिड कंप्रेस
नहीं होती। लिक्विड और गैस के मुकाबले में इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी किसे कहते हैं कि हमारे पास कितना मास है आपके पास वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आप लोगों को पता है और आगे हम डेंसिटी पढ़ेंगे। तो सॉलिड में जो प्रेजेंट वॉल्यूम होता है उसमें ज़्यादा मास होता है एज कम्पेयर, गैस हल्का होता है ना, सॉलिड तो भारी होता है। तो क्या है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखा करें। अभी लिक्विड की बात आ जाए तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप चाय है, चाय को ग्लास में डालो तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगी, उसी चाय को आप जो है ना कप में डालो तो उसका शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप उसको, अब आप लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। किस तरह, अगर आपकी एक फुल ग्लास पानी है, इसके ऊपर आप जितना भी प्रेशर डाल दो ये वही एक गिलास रहेगा। ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो उससे गिरेगा। जिस तरह सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं ना, तो वो कंप्रेस नहीं होता बल्कि उसकी शेप खराब होती है। तो इस तरह लिक्विड में भी ये काम है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कंप्रेशन कहाँ पे आती है? कंप्रेशन वहां पे आती है कि जहां एटम के दरमियान स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में स्पेस इतना कम होता है कि वो आपके पास कंप्रेस नहीं हो सकता। जनरली फ्लो इजीली। अब सॉलिड आपके पास फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड की फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड आपके पास इजीली फ्लो कर सकता है। अब डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका फ्लो उतना कम होगा, लेकिन फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड में है, सॉलिड में नहीं है। अब गैसेस की बात आ जाए तो गैस में क्या है कि उसका ना तो फिक्स शेप है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। गैस क्या है? एक पूरे गुब्बारे में जितनी गैस आपने भरी है उसी गुब्बारे को आप प्रेशर के जरिए कंप्रेस कर सकते हो, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप गैस में कर सकते हो। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी कम होती है। किस तरह कि अब आपके पास मास कम होता है लेकिन वॉल्यूम उसने ज्यादा घेरा होता है। मिसाल दूं कि एक गुब्बारे में जब आप गैस भरते हो, अगर किसी प्रेशर मशीन के जरिए इसी गैस को आप प्रेस करो तो वो आपकी छोटी सी जो है ना मास में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यही गैस जो है ना उसने गुब्बारे में काफ़ी ज़्यादा जगह घेरी होती है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम ज़्यादा घेरता है मास के हिसाब से। जब आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हो तो आपके पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो डेंसिटी आपके पास ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर हम सिंपल कहें तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। और गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो आप उस पर प्रेशर लगा के। सही है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थे मैटर के, आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें स्पेस कम से कम होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड जो है उसका इंटरमीडिएट। लिक्विड में जो इंटर स्पेस होगा या पार्टिकल के दरमियान स्पेस होगा वो गैस से कम, लिक्विड से सॉलिड से ज्यादा होगा। तो ये भी आप एमसीक्यूज में याद रख लें। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है सॉलिड में, बिल्कुल होता नहीं है गैस में, और दरमियाना होता है लिक्विड में। लिक्विड में इतना फोर्स होता है कि उसको अटैच रखे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसके शेप को फिक्स रखे। जबकि सबसे ज्यादा फोर्स होता है अट्रैक्शन के दरमियान, पार्टिकल्स के अट्रैक्शन, तो वो सॉलिड में ज्यादा होती। द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को देख लें तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड में कम होते हैं, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैसेस में ज्यादा होते हैं। क्यों?
क्योंकि गैसेस जो है उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हैं तो पार्टिकल्स की तादाद बढ़ जाती है, जबकि लिक्विड सॉलिड में वो स्ट्रिक होते हैं, वो अटैच होते हैं, वो पार्टिकल्स की शक्ल में नहीं होते। तो ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that cannot be separated into a simple substance by physical or chemical mean। देखो एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एटम्स कंबाइन होके एलिमेंट तो बना देते हैं, लेकिन वो ऐसा सिंपलर छोटे से छोटा सब्सटेंस है जिसको आप फिजिकल या केमिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये एलिमेंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। हम पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है ये सारे के सारे फिजिकल या केमिकल तरीके से अलग नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते। सही है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि चाहे आप फिजिकल कोई जोर लगा लो या केमिकल लगा लो, एलिमेंट आपके पास कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट सब सिंपल से सिंपल कंपोनेंट है किसी भी सब्सटेंस का, कि इसको मजीद आप तोड़ नहीं सकते, मजीद छोटे टुकड़ों में नहीं वो कर सकते। अगर छोटे टुकड़ों में चेंज करोगे तो वो एलिमेंट वही एलिमेंट नहीं रहेगा, उसकी वही प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब किसी एलिमेंट के अपने प्रॉपर्टीज भी तो होने चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट कि वो एलिमेंट आपके पास किस स्टेज पे या टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किस स्टेज पे वो मेल्ट होता है और उसकी डेंसिटी कितनी है, तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे ना मैट्रिक एफिसी में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, अपनी डेंसिटी होती है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट अपने तरीके से रिएक्शन करता है, कुछ बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं करता, कुछ काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। अब यहां पे देख लेना कि कोबाल्ट की अपना मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी उसकी अलग है, आयरन की अलग डेंसिटी है, निकल की अलग डेंसिटी है। ये तो हमें भी पता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा बनिस्बत कोबाल्ट के, बनिस्बत निकल के, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी चेंज है। तो ये क्या होते हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसी एलिमेंट की भी तो वो हुई है डिवीजन। तो एलिमेंट जिस तरह आयरन, निकल एंड कोबाल्ट हो गए, ये शाइनी होते हैं, इससे हीट आपके पास कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है। इसको हम कहते हैं कंडक्टर आर मेटल। They have been placed into a large group called metal with similar element. If you know the category, you know the property. क्या है, वो एलिमेंट जो क्या है हमारे पास है, जो शाइनी भी है, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल्स। तो मेटल्स का दांत, जिसको हम दांत कहते हैं, तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट हो सकती हैं। सही है। तो यहाँ पे एलिमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेटल्स जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिससे हीट कंडक्ट होता है, तो ये हमारे पास मेटल्स कहलाते हैं। नॉन मेटल्स आगे एग्जांपल आएंगे। ये हमारे पास वो एलिमेंट होते हैं तो कि उसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होते। मेटालाइड ऐसे एलिमेंट कि जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी हो, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटालाइड। तो ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिना पे 3 टाइप्स हैं जो आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट की तकसीम का जो टेबल है उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये जितनी भी रेड आपको नजर आ रहे हैं ये मेटल्स हैं, जितने भी आपको ब्लू नजर आ रहे हैं ये नॉन मेटल हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इसमें नहीं होती। और जितने भी आपको येलो आ रहे हैं तो ये मेटालाइड होते हैं। अब आगे जाके एक एक को हम एक्सप्लेन
करते हैं और कुछ ही स्लाइड रहते हैं, फिर ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास मेटल्स के प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं कि ये शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये हमारे पास मेलिएबल होते हैं। आप इसको 3 शीट में, मतलब इनको आप प्रेस करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी शेप को चेंज कर सकते हो, आप इससे वायर्स वगैरह बना सकते हो। ये हमारे पास जितनी भी तारे वगैरह होती हैं लोहे की तो बनी होती। तो आयरन हमारे पास क्या है? आयरन हमारे पास मेटल है, लेड, टिन हो गया, कापर हो गए, तो ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, शाइनी होगा, कंडक्टर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। आप इसको शीट में कन्वर्ट कर सकोगे, आप इसको वायर में कन्वर्ट कर सकोगे। अब नॉन मेटल इसके अपोजिट हैं, उनमें हीट की कंडक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होती, वो टूटने वाले होते हैं। उसको आप प्रेस करोगे ना, वो आप प्रेस करोगे वो टूट जाएगा। ना तो आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना उससे तार बनते हैं। क्यों? अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो इजीली टूटने वाले होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं ना नॉन मेटल, वो इजीली टूटते हैं। जिस तरह नियान की बात करें, ब्रोमीन या सल्फर, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिससे ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ना कोई हीट इससे पास होती है, और ये इजीली टूटने वाले होते हैं। अब मेटालाइट की बात हम कर लें तो मेटालाइट ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी लेकिन उससे आप वायर नहीं बना सकोगे। क्यों? क्योंकि ये मेटालाइड हैं, उससे आपके पास हीट तो पास होगी लेकिन उतने स्पीड के साथ नहीं होगी जिस तरह हमारे पास मेटल्स में होती हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटालाइड। और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मेटल्स में कौन से एलिमेंट आते हैं, नॉन मेटल्स में कौन से आते हैं, और मेटालाइड में कौन से आते हैं। तो जो आपके इन स्लाइड्स में हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें अपने एग्जाम्स में। तो ये आज का हमारा इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इसमें आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि एक यूनिट को इतनी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ा सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर किसे कहते हैं, फिर एलिमेंट किसे कहते हैं, और एलिमेंट्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के जरिए आप लोग हमसे पूछ ले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।